गुड इवनिंग एंड वेलकम टू मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। आज का जो एपिसोड है बेहद ही खास है। पहली नौकरी और पहली तनख्वाह, अब उसे मिलने का एक्सपीरियंस कितना खास होता है ये हम सब जानते हैं। जब आप कमाने लगते हैं तो अगला कदम होता है उन पैसों को संजोने का और अपने परिवार की बेहतरी के लिए आप सोचते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। हो सकता है आप में से कई लोग फाइनेंशियल प्लानर की मदद लेते हो या फिर खुद ही अपना फाइनेंस मैनेज करते हो, पर गलती अगर हो जाए तो रकम दुगनी होने के बजाय खर्च ज्यादा हो जाती है। लेकिन इन कुछ कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड किया जा सकता है और आज के इस खास शो में हम कुछ ऐसे ही कॉमन फाइनेंशियल मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे और उनसे कैसे बचे जिससे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग हो सुकून भरी, इस पर हम जानेंगे। हमारे साथ है आज फाइनेंशियल प्लानर विश्वजीत पराशर। विश्वजीत, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के इस खास शो में। विश्वजीत, हमने आज ये टॉपिक चूज किया है 10 मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ। इसलिए ऐसा क्योंकि जब हम अपना पोर्टफोलियो प्लान करते हैं, हम चले माने एक गोल भी सेट कर लिया, हमने एक प्रॉपर अमाउंट भी सेट कर लिया, लेकिन आखिरकार शुरुआत कैसे करें। कभी लोग कहते हैं कि चलिए 20s में शुरुआत करें, कभी थोड़ा सा देर हो जाती है 30s में करते हैं, कभी और देर हो जाती है तो 40s में करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग में कितनी देर हो सकती है, कहीं अगर देर ना हो जाए उसके लिए क्या किया जाए? बिल्कुल। सबसे पहले जो आपने कहा कि लोग फाइनेंशियल प्लान गोल डिसाइड कर भी लिया, ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि काफ़ी हद तक लोग अपना फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते हैं। अपने अगर हमने अब घूमने जा रहे हैं कहीं तो हम पूरी आइटनरी प्लान करते हैं, किस एयरलाइन से जाएंगे, कितनी टिकट होगी, कहाँ स्टे करेंगे, इसके लिए बहुत समय निकालते हैं। लेकिन जब हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में बात आती है, जब हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में टाइम आता है तो हमारे पास समय नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे देश में एक बहुत बड़ी अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से लोग अपना फाइनेंशियल प्लान नहीं बनाते हैं और गोल्स को क्वांटिफाई नहीं करते। हमको बैक ऑफ द माइंड मालूम है कि चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, बट उसको पीस ऑफ पेपर पे पेन डाउन नहीं करते हैं। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो मिस्टेक होती है कि हमारा जो फाइनेंशियल प्लान है हम वो ही नहीं बनाते हैं। अगर हमने फाइनेंशियल प्लान बनाया तो हम उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया, देर होना या जल्दी होना, अगर फाइनेंशियल प्लान बन गया तो हमें अपना पता है, रिस्क का पता है, हम अपने गोल्स का पता है, हमें कितने रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशंस है, ये हम एक ब्रॉड आपको एक नज़र आ जाएगा कि मुझे ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो वो एज क्या होगी? 20s वो एज होगी, 30s वो एज होगी कि उसके बाद वो एज होगी? जी, जैसे ही मेरे हिसाब से जब आपको फर्स्ट सैलरी मिलती है, दैट इज़ अ टाइम यू शुड स्टार्ट सेविंग। क्योंकि हम लोग जितना डिले करते हैं उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का नुकसान होता है, उतनी रिटर्न्स में नुकसान होता है। आप ऐसे समझें कि अगर आपने दो लोग हैं, फॉर एग्जांपल सपोज ए या बी ले लें। अगर किसी ने 30 साल में अपना रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू किया और 4,000 रुपये उसने हर महीने निवेश किया। मिस्टर बी जो है उन्होंने 40 साल में 10 साल बाद निवेश शुरू किया और 6,000 रुपये हर महीना निवेश करने लगे। दोनों ने जब रिटायर हुए तो एक ही इन्वेस्टमेंट निवेश किया, 1,44,000। लेकिन जब रिटर्न आए तो डबल का डिफरेंस आया। जिसने 30 साल में शुरू किया था उनका रिटर्न और जो कॉर्पस था वो ऑलमोस्ट डबल था जिसने 40 साल में शुरू किया था। दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट करी। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। जब आपने निवेश करना शुरू किया, आपको उसके ऊपर रिटर्न आने लग गई, तो वो रिटर्न भी आपके कॉर्पस में जुड़ती जाती है और उसके रिटर्न फिर रिटर्न आती रहती है। तो ये जो अगर आप लेट शुरू करते हैं, जितना डिले करते हैं उतना ही आपको नुकसान होता है। तो मेरे हिसाब से जब आपकी फर्स्ट सैलरी आती है, आपको उस दिन से ही अपनी सेविंग शुरू कर देनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई बहुत सारी अमाउंट इन्वेस्ट करनी है। आप 500 रुपये से भी अपनी सेविंग शुरू कर सकते हैं, SIP शुरू कर सकते हैं और वो आगे चल के बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। इसी को एग्जांपल मानते हैं। अमाउंट डजंट मैटर, टाइम मैटर्स। लेकिन अब देरी हो गई तो क्या करें? जी, जितनी जल्दी आप शुरू कर सकते हैं उतना अच्छा है। देरी हो भी गई है तो भी ऐसा नहीं कि और देरी हो जाए। वाकई तो अभी वो समय है, अभी से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू कर दीजिए। आपको अपनी पहली तनख्वाह ले काफी टाइम हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज का वो दिन है, हमारे शो के बाद जरूर इसकी प्लानिंग शुरू कीजिए। इस मिस्टेक से आप जरूर बचेंगे। दूसरे मिस्टेक की बात करें, कई लोग निवेश करने से डर जाते हैं, डर के निवेश करते हैं, यहां निवेश करें कि वहां निवेश करें। तो इसमें कैसे आप कहेंगे कि डरना जरूरी नहीं है? देखिए, हम रोड क्रॉस करते हैं, उसमें भी एक रिस्क होता है। लेकिन लाइफ में हर स्टेप पे रिस्क होता है। तो रिस्क को आपने समझना है, उसको मैनेज करना है, रिस्क से भागना नहीं है। तो हम लोगों का माइंडसेट है कि हम बैंक में हमने पैसा लगा दिया, पड़ा हुआ है तो वो सेफ़ है।
अगर आप देखें तो सेविंग बैंक अकाउंट में करीब 4% या 4.5% की रिटर्न आती है, लेकिन महंगाई की दर देखें तो करीब 6% है। तो आप असल में देखेंगे कि आपका जो प्रिंसिपल है वो आप लूज़ कर रहे हैं, जिसको आप बहुत सेफ मान रहे हैं आप उसमें भी लूज़ कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि मुझे जब भी निवेश करना है, इन्फ्लेशन जो महंगाई है उसको बीट करना है। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स के लिए आपको निवेश करना है, ताकि आपका पैसा जो असल पैसा है वो कम ना हो और आपको उससे ज़्यादा रिटर्न मिले और आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकें। रिस्क जहाँ तक की बात है, आप ऐसा भी समझ सकते हैं, कुछ लोग जैसे गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स में करीब 7-8% रिटर्न मिलता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आप 5,000 रुपये 30 साल के लिए निवेश करते हैं, 7% रिटर्न आती है, तो आपका कॉर्पस बनता है 61 लाख रुपए। लेकिन वही 5,000 रुपये आप 30 साल के लिए निवेश करते हैं और 15% रिटर्न अगर आपको मिलती है, तो आपका कॉर्पस बनता है 3.5 करोड़ रुपए। तो अगर आप समझें कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क को समझने लग जाएं, रिस्क को मैनेज करने लग जाएं कि कैसे डाइवर्सिफाई करके हम अपना रिस्क बचा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसके लिए आपको कौन कौन सी स्कीम में निवेश करना चाहिए, तो आप अच्छी खासी रिटर्न्स ले सकते हैं और एक बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। बात सिर्फ समझने की है, हर चीज़ ज़ीरो रिस्क की नहीं है, रिस्क को मैनेज करना ज़रूरी है। बिल्कुल, रिस्क को मैनेज करना बेहद ही ज़रूरी है, और जब तक आप रिस्क टेकर नहीं बनते हैं तब तक आप एक फाइनेंशियल प्लानिंग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। यह है दूसरी मिस्टेक जो आप कई बार अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के टाइम कर लेते हैं। लेकिन विश्वजीत, अब पोर्टफोलियो बना दिया, ए और बी आपने एग्जाम्पल दिया था, दोनों ने पोर्टफोलियो बना लिया, लेकिन ए ने जो अपना पोर्टफोलियो बनाया उसमें उसको अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं, बी ने जो पोर्टफोलियो बनाया उसमें उसको नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि कई बार जो एक बैलेंस होता है फंड्स के बीच में वो बैलेंस नहीं बन पाया। आखिरकार उस मिस्टेक को कैसे सुधारें? जी बिल्कुल, जब भी पोर्टफोलियो बनाया जाता है सबसे पहले आपने जो गोल्स डिफाइन किए हैं, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। आप अभी यंग एज में है तो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो इक्विटी की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी एज काफ़ी रिटायरमेंट के करीब हैं, तो आप थोड़ा सा कम रिस्क ले सकते हैं, तो आपको डेट की तरफ अपना पोर्टफोलियो रखना चाहिए। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने जो 100 रुपये हैं उसको कैसे डिवाइड करें, तो कितना इक्विटी में डालें, कितना डेट में डालें, कितना कैश रखें, ये एसेट एलोकेशन करना ज़रूरी है। 90% सक्सेस ऑफ द पोर्टफोलियो डिपेंड्स कि आपने किस एसेट क्लास में निवेश किया हुआ है। अगर आपने सही एसेट क्लास में निवेश किया हुआ है तो आपको उस एसेट क्लास के रिटर्न मिलेंगे और आप रिस्क भी कम लेंगे, क्योंकि आपने 100 रुपये को डाइवर्सिफाई किया हुआ है। इसे कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो ये भी एक स्ट्रैटेजी है फाइनेंशियल प्लानिंग में जो आप अपना सकते हैं। तो इसमें आप मेरे हिसाब से ए और बी का रिटर्न अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह भी लेनी चाहिए कि कौन सी स्कीम में निवेश करें। ज़रूरी नहीं है कि सारी स्कीम, देयर आर 1600 म्यूचुअल फंड स्कीम्स, तो कौन सी स्कीम आपके लिए सूटेबल है आपको वो चुनना पड़ेगा कि आपको इक्विटी स्कीम में लार्ज कैप में डालना है, आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में डालना है। क्या अगर आप स्टार्टर हैं तो आपको लार्ज कैप में या बैलेंस फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आपको थीमेटिक फंड्स में नहीं निवेश करना चाहिए, ऐसे रिस्की स्कीम्स में नहीं निवेश करना चाहिए, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको कैसे निवेश करना है। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो का रिटर्न जो मैटर करता है वो इसलिए मैटर करता है, उसका इम्पैक्ट इस पर पड़ता है कि आपने कौन सी एसेट क्लास में निवेश किया है। दुनिया में 6 एसेट क्लासेस हैं, इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट, कमोडिटीज़, आर्ट में भी कुछ लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसमें डाइवर्सिफाई करना है। वाकई डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाना तीसरा एक गोल्डन रूल होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। इस मिस्टेक को आप बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, पोर्टफोलियो बनाया है तो उसे भूल मत जाइए, उसको टाइम टू टाइम रिव्यू कीजिए। यही एक और बहुत बड़ा गोल्डन रूल होता है फाइनेंशियल प्लानिंग का। लेकिन विश्वजीत, एक और परेशानी लोग फेस करते हैं, कह सकते हैं एक हिंड्रेंस होती है कि बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है, काफी ज्यादा परेशान हो जाएंगे और निवेशक घबरा जाते हैं और पैसा निकालने शुरू कर देते हैं। तब क्या किया जाए? ये भी तो एक बड़ी मिस्टेक हुई। जी बिल्कुल, इसमें हम कहते हैं कि इट इज़ नॉट, लोग टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं, मार्केट को सोचते हैं, और आज तक दुनिया में कोई भी टाइमिंग नहीं कर पाया। इनफैक्ट अगर जितने भी एक्सपर्ट्स हैं जो ये कहते हैं कि हम बता देंगे कि कब निकालना है, कब मार्केट ऊपर जाएगी, कोई नहीं बता सकता। तो इसकी सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजीज, जैसे हमने बताया कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, तो SIP एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें आप चढ़ती मार्केट में भी निवेश कर रहे हैं, उतरती मार्केट में भी निवेश कर रहे हैं, तो आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलने लग जाता है। तो मेरे हिसाब से जो आपको रिस्क है जो आपको कि चढ़ती मार्केट में, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना टाइम मार्केट में रहते हैं।
इट इज सेड कि डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, इट इज इंपॉर्टेंट हाउ मच टाइम यू आर इन द मार्केट। तो अगर आपने गोल्स, आपका गोल चिल्ड्रन फ्यूचर प्लानिंग है, 20 साल बाद गोल है, तो अभी निकालने की क्या जरूरत है? तो आप रिव्यू कर सकते हैं कि कौन सी स्कीम आपको अच्छे रिटर्न दे रही है या नहीं दे रही है। बट आपको अगर अपने इक्विटी में रहना है तो आप इक्विटी में ही रहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, जब मार्केट थोड़ी सी डाउन होती है, पैनिक होती है, तो अपनी SIPs को विड्रॉ कर लेते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। SIPs की रिटर्न आती ही 4-5 साल के बाद है। तो अगर 1 साल बाद मार्केट डाउन हो गई तो और आपने विड्रॉ कर लिया तो आपको उसका कोई लाभ नहीं मिला। तो मेरे हिसाब से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने गोल से लिंक करनी चाहिए, रिव्यू करते रहना चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि हर 6 महीने साल में अपना पोर्टफोलियो जरूर रिव्यू करें, लेकिन कितना लंबे समय अवधि पे आप मार्केट में हैं वो इम्पॉर्टेंट है। और कुछ लोग लालच में भी आ जाते हैं कि भाई जब मार्केट चढ़ेगी तब मैं निकाल लूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है। बेसिकली फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी भी तरह का पैनिक इज अ बिग नो। एक और मिस्टेक होती है विश्वजीत, और जो क्वेरीज भी हमारे पास आती है कि लोग SIPs में निवेश करते हैं एज एक्सपेरिमेंटल बेसिस। चलिए एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, SIP में पैसे डाल लेते हैं और बहुत छोटे ही होराइजन वो रखते हैं। ये कितनी बड़ी मिस्टेक है? इसमें कोई छोटा होराइजन, देखिए अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल का आपका होराइजन होना चाहिए, तो उसमें अदरवाइज आपको रिटर्न्स का लाभ नहीं मिलेगा। SIP का स्ट्रैटेजी ये है कि वो थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है, तभी उसके रिटर्न्स आपको अच्छे मिलते हैं। जब मार्केट डाउन होती है तो आप ज़्यादा यूनिट्स खरीद रहे हैं, जब मार्केट अप होती है तो आपके रिटर्न्स थोड़े अच्छे हो जाते हैं। और लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग शुरू हो जाती है, यानी कि आप लमसम से आपको बेटर रिटर्न्स इसमें मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जितना लंबे समय तक आप अवधि तक आप निवेश करें उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न। तो कोई एक मिनिमम अवधि होती है? जैसे आपने कहा कि 1 साल तो बहुत ही कम हो गया, 1 के बाद अगर कुछ और एक होराइजन रखना चाहे तो वो टाइम होराइजन कितना हो? जी, मेरे ख्याल में अगर आप इक्विटी में निवेश कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल का आपको होराइजन रखना चाहिए। उससे पहले कोई फायदा नहीं, मतलब रिटर्न्स में थोड़ा कमी आ सकती है। तो निवेश की अवधि तय ना करना, ये एक और मिस्टेक होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। 1 साल बहुत कम टाइम है अपना पोर्टफोलियो सेट करने के लिए। अपना होराइजन कम से कम 5 साल जरूर रखिए।